नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से। हम बात कर रहे थे भाषा के कौशलों में पठन कौशल की, जिसे हम वाचन कौशल के नाम से भी जानते हैं। पढ़ना क्रिया पर जो आधारित कौशल है। पठन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पर हमने कल तक कक्षा में चर्चा की। आज हम बात करेंगे पठन कौशल के भेद के बारे में। आज का हमारा शीर्षक है पठन कौशल के भेद। तो देखिए, पठन कौशल जो है या वाचन कौशल जिसे हम कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक सस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। अब इस वर्गीकरण को लेकर भी कुछ असमंजस बच्चों के मस्तिष्क में रहते हैं, कुछ स्रोतों के कारण। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। ये भ्रम क्या है, क्यों है और वास्तव में इसके भेद किस प्रकार होंगे। वाचन या यूं कहें पठन के भेद। तो यह वाचन पठन दो प्रारूप का होता है। सबसे पहला और बालक के भाषाई विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसे हम कहते हैं सस्वर वाचन। और दूसरा बालक की मानसिक क्रियाओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसे कहा जाता है मौन वाचन। ये वाचन के दो रूप हैं। अब कहीं कहीं इसके रूप में व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन भी मिलता है। वास्तव में ये जो व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन है, संवेद वाचन भी जिसे हम कहते हैं, ये दोनों सस्वर वाचन के ही प्रारूप है। तो यूं कहें तो सस्वर वाचन को भी हम पुनः समझने के प्रारूप में इसका प्रयोग दो स्थितियों में किया जाता है। दो स्थितियां हैं इसकी। पहली स्थिति है व्यक्तिगत वाचन और दूसरी है सामूहिक या जिसे कहा जाता है संवेद वाचन। अब इसी सस्वर वाचन के संदर्भ में फिर बात करते हैं जब वर्गीकरण में, तो कक्षा शिक्षण की जब बात करते हैं, विशेष रूप से बालक को भाषा शिक्षण जब करवाया जा रहा है, तब इस सस्वर वाचन के जो दो महत्वपूर्ण रूप रहते हैं, वे रहते हैं आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो सस्वर वाचन में जो प्रधान वर्गीकरण जो माना जाता है कक्षा शिक्षण के संदर्भ में, वह माना जाता है आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ये जो व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन है, ये सस्वर वाचन के प्रारूप कहे जा सकते हैं। सामान्य रूप में जब कक्षा शिक्षण जब होता है, तो ये आदर्श वाचन प्रायः व्यक्तिगत वाचन के रूप में होता है और अनुकरण वाचन प्रायः संवेद वाचन के रूप में होता है। अर्थात ये जो व्यक्तिगत वाचन है और सामूहिक वाचन है, ये दोनों इस सस्वर वाचन के प्रारूप कहे जा सकते हैं, सस्वर वाचन की शैली कही जा सकती है। ठीक, जबकि सस्वर वाचन के जो वास्तविक रूप है शिक्षण में, वे हैं आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। इस पूरे वर्गीकरण को अब हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, वाचन दो प्रकार का होता है मूल रूप से, जो इसकी आधारभूत प्रक्रियाएं हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। कौन से दो भेद है? एक है सस्वर वाचन और दूसरा भेद कहलाता है इसका मौन वाचन। ध्यान रहे, सस्वर वाचन बालक के उच्चारण कौशल, बालक की उच्चारण दक्षता और भाषाई परिचय, विशेषकर वर्णों से परिचय की जब हम बात करते हैं, शब्दों से परिचय की हम बात करते हैं, लिपिगत परिचय की जब बात करते हैं, तब वहां सस्वर वाचन बालक का उन लिपि चिन्हों से परिचय करने का पहला चरण है। यह पहला अवसर है जब बालक
उन लिपि चिन्हों को साक्षात अनुभव करता है, जब बालक पहली बार लिपि चिन्हों को प्रत्यक्ष रूप में देखता है। यह पहला अवसर है। तो यहां सस्वर वाचन का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बालक एक प्रकार से पढ़ना यही सीख रहा है। तो अब तक जो जिन शब्दों का, जिन ध्वनियों का, जिन वाक्यों का उसने उच्चारण सीखा था, अब उन्हीं को वह पढ़ रहा है, उन्हीं के लिपिगत रूप को देख रहा है। और यहां पर शिक्षक को सर्वाधिक सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होती है, ताकि बालक का वाचन है वह बिल्कुल सही तरीके से हो। यद्यपि यदि बालक का उच्चारण कौशल बिल्कुल व्यवस्थित है, तब वाचन कौशल में शुद्धता की संभावनाएं सर्वाधिक रहती है, और ऐसी दशा में बालक के लिए वाचन की प्रक्रिया को सीखना अत्यंत सरल हो जाता है। तो देखिए, सस्वर वाचन, जब हम वाचन जो कर रहे हैं, लिखित विषय वस्तु को, मुद्रित विषय वस्तु को जब बोलकर पढ़ा जाए, जब उसे देखते समय ध्वनियों का प्रयोग किया जाए, मौखिक रूप से उनका उल्लेख किया जाए, तो उसे हम कहेंगे सस्वर वाचन। तो देखिए, सस्वर वाचन क्या है कि जब हम विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? बोलकर। तो जब हम बोल रहे हैं तो जो उच्चारण की दक्षताएं जो थी, वे सारी की सारी इस प्रक्रिया में साथ जुड़ जाती है। ये शुद्ध उच्चारण हो, स्पष्ट हो, लयात्मक हो, उचित गति, यति, आरोह, अवरोह, अनुतान, बलाघात, संगम आदि सभी दशाओं को ध्यान में रखा जाए। तो सस्वर पठन जो हम करवा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि बालक शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करे। इनका जो मुद्रित विषय वस्तु है, छपी हुई विषय वस्तु, उसका उचित गति, यति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए को ध्यान में रखकर प्रवाहपूर्ण और प्रभावपूर्ण पठन की दक्षता, यह वास्तव में क्या है? सस्वर वाचन का उद्देश्य, ताकि बालक उस छपी हुई विषय वस्तु को, उस लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़े, और किस प्रकार? शुद्ध रूप से पढ़े, स्पष्ट पढ़े, उचित लय, गति, यति, प्रवाह के साथ पढ़े। और जब इन सब के साथ पढ़ेगा तो उसका जो वाचन है अत्यंत प्रभावी होगा। अब यहां ये ध्यान रखें, इस वाचन कौशल में बालक को दक्ष करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बालक वाचन कौशल में दक्ष नहीं है, तो ऐसी दशा में उसकी मौखिक अभिव्यक्ति प्रभावित रहती है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए, जो कथावाचक जो होते हैं, कथावाचक प्राय किसी पुस्तक का ही वाचन कर रहे हैं, पुस्तक उनके सामने रखी है, लेकिन उनकी जो वाचन करने की जो शैली है वह इतनी अद्भुत है कि उनके श्रोता उस वाचन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि उसी पाठ्य पुस्तक को, उसी ग्रंथ को जिसका वह वाचन कर रहे हैं, जिसका भी वाचन कर रहे हैं, उसे आप घर में ही पढ़ लीजिए, अपने घर वालों को सुना दीजिए, लेकिन वहां उस कथावाचक से सुनना और हमसे सुनना, उन दोनों में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। कारण कि कथावाचक में उस कथा का वाचन करने की जो शैली विकसित हुई है, उसकी जो दक्षता विकसित हुई है, हम अब तक उस दक्षता के स्तर तक पहुंचे हुए नहीं है। तो प्रवाहपूर्ण पढ़ना है, साथ ही साथ प्रभावपूर्ण भी पढ़ना है। तो वाचन की वह विधा जिसमें लिखित सामग्री का सस्वर वाचन किया जाता है, उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। और सस्वर वाचन का अर्थ है कि वक्ता की आवाज सभी को सुनाई देनी चाहिए। ठीक, ये बात दशा ध्यान रखें, शिक्षक के लिए भी लागू होती है कि जब शिक्षक कक्षा में सस्वर वाचन करते हैं तो उस समय उनकी आवाज सभी विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। इस दशा में शिक्षक की अपनी ध्वनि प्रबलता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक की ध्वनि इतनी प्रबल है कि वह निकट
के कक्षा कक्ष तक उनकी आवाज पहुंच रही है। और कभी कभी शिक्षक की ध्वनि प्रबलता इतनी न्यून है कि वह समक्ष बैठे प्रथम पंक्ति के बालकों को भी बड़ी कठिनाई से सुनाई दे रही है। तो यहां सस्वर वाचन का अर्थ है, क्योंकि विशेषकर शिक्षक यहां आदर्श वाचन की दशा में होगा और उस समय शिक्षक की आवाज सभी विद्यार्थियों तक स्पष्ट रूप से पहुंचनी चाहिए। आगे देखिए, इसमें इस प्रक्रिया में 3 दशाएं काम करती है, 3 तत्व, 3 ज्ञानेंद्रिय एक साथ काम करती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो दृष्टि, आंख, जिससे बालक उस शब्द को देखता है। तत्पश्चात बुद्धि उस शब्द की पहचान करती है और जिह्वा उस शब्द का उच्चारण करती है। तो अगर इन तीनों का संयोजन बराबर नहीं है तो बालक के उच्चारण में या तो अशुद्धि होगी अथवा उसका उच्चारण प्रवाहपूर्ण नहीं होगा, उसका उच्चारण गत्यात्मक नहीं होगा, उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा, उसका उच्चारण प्रभावी नहीं होगा। तो अर्थात ये सस्वर वाचन का जो अभ्यास है बालक की इन तीनों ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, मस्तिष्क और जिह्वा, इन तीनों के संयोजन को सुदृढ़ बनाता है। इन तीनों के संयोजन में इन तीनों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं की गति को तीव्र करता है। अब यह दशा, जब हम सस्वर वाचन की विशेषताओं की बात करेंगे तो फिर बात आएगी। यह जो दशा है बालक में वस्तुओं को देखकर उनका अवलोकन करके उनके बारे में जानने, समझने और अभिव्यक्त करने की दक्षता विकसित करती है। किसी सामान्य प्रक्रिया को बालक देखेगा, अपनी बुद्धि से उसका विश्लेषण करेगा और जिह्वा से तत्काल उसका वर्णन भी कर सकता है। तो इसके लिए भी सस्वर वाचन वाचन से अतिरिक्त प्रक्रियाओं में भी अत्यंत सहायक होता है। तो अब यहां वास्तव में क्रम क्या रहता है? सबसे पहले नेत्र, फिर बुद्धि और फिर वाणी। नेत्र शब्दों को देखेंगे, बुद्धि उनकी पहचान करेगी, अर्थ को समझेगी और वाणी से उन शब्दों को मुखरित किया जाएगा, उनकी ध्वनि निकाली जाएगी। अब यहां देखिए जो बात हमने आरंभ में की थी, ये जो सस्वर वाचन है प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों है? क्योंकि यह वो दशा है, यह वह दशा है जहां बालक ध्वनि प्रतीकों के, विशेषकर लिपि चिन्हों से पहचान के पहले चरण में होता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक लिपि चिन्हों से परिचय की प्रारंभिक अवस्था में होता है। उसका नया नया परिचय शब्दों से हो रहा है, नया परिचय ध्वनियों से हो रहा है और ऐसी दशा में अशुद्धियां बालक की भाषा की स्थायी अशुद्धियां बन जाती है और शुद्धि बालक की भाषा की स्थायी शुद्धि बन जाती है। तो यहां सस्वर वाचन का उच्चारण करते, सस्वर वाचन का अभ्यास करवाते समय शिक्षक को अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक की भाषा में जितनी शुद्धता इस सस्वर वाचन में भर दी जाएगी, वह शुद्धता बालक के उच्चारण में, उसके वाचन में, उसके अभ्यास में स्थायी हो जाएगी। और यहां से जो अशुद्धियां बालक साथ लेकर जाएगा, वे अशुद्धियां उसके व्यवहार में प्रायः स्थायी हो जाती है। उन्हें दूर करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अब सस्वर वाचन में किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। तो सस्वर पठन में मुद्रा और शैली दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुद्रा और शैली का अर्थ है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, पुस्तक किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह से बोलते हैं, अंग संचालन किस तरह से करते हैं, ध्वनि प्रवाह किस तरह का, ये सारी चीजें इस वाचन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होती है। तो जैसे कौन कौन सी मुद्राएं होनी चाहिए, तो पहले बात करते हैं मुद्रा की। तो सामान्य जो आदर्श दशा है उसमें समझिए कि पढ़ते समय पुस्तक की आंख से दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए, सामान्य रूप में इतनी होनी चाहिए। और क्योंकि जब हम सस्वर पाठ कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां होगा? पुस्तक में, अपने हाथ में जो पुस्तक पकड़ रखी है उसमें।
परंतु इस दशा में भी सस्वर पाठ करते समय भी बीच बीच में पाठक श्रोताओं की ओर दृष्टिपात करे, बीच बीच में हम श्रोताओं की ओर, विद्यार्थियों की ओर भी देखें कि बालक क्या कर रहे हैं, पूरी नजर उन पर होनी चाहिए। तो श्रोताओं की ओर भी दृष्टिपात किया जाए। जहां तक संभव हो, जैसा आपका अभ्यास है, सामान्यतः जो अधिकतम जो लोग होते हैं वे दाएं हाथ से लेखन कार्य करते हैं, सीमित लोग हैं जो बाएं हाथ से लेखन कार्य करते हैं। तो सर्वाधिक सक्रिय जो हाथ है वो अधिक लोगों का दायां हाथ है, कम लोगों का सक्रिय हाथ बायां हाथ होता है। तो अधिक लोगों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जहां विशेषकर आपका जो लेखन का और अंग संचालन का जो अभ्यास है वो अलग अलग हो सकता है, पर सामान्य रूप में जहां तक संभव हो पुस्तक या पठन सामग्री को बाएं हाथ में रखें, जिससे कि क्या होगा कि दाएं हाथ का आवश्यकता अनुसार संचालन किया जा सके। अर्थात जब पाठ पढ़ रहे हैं, पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि बाएं हाथ में पुस्तक है और दायां हाथ बिल्कुल आपका बंधा हुआ है। दायां हाथ उस पुस्तक के भावों के साथ आवश्यकता अनुसार संचालित होना चाहिए, जिससे जो वाचन की जो प्रभावपूर्णता है वह और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, अब ये जो सस्वर वाचन है इसके दो प्रारूप चलते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन, एक सामूहिक या समवेत वाचन। व्यक्तिगत वाचन, जब यह वाचन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा किया जाए तो यह व्यक्तिगत वाचन है। और प्रारूप के संदर्भ हमने इसलिए बात की क्योंकि यदि शिक्षक कर रहे हैं तब भी यह व्यक्तिगत वाचन है, और यदि एक बालक पढ़ रहा है, एक कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो वह व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा। और यदि विद्यार्थियों का एक समूह या लोगों का एक समूह एक ही विषय वस्तु का एक साथ वाचन कर रहा है, जब किसी समूह या कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सभी छात्र समूह में वाचन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे सामूहिक वाचन, या इसे हम समवेत वाचन भी कहते हैं। ठीक, पर ध्यान रहे, समवेत वाचन का मतलब एक समान विषय वस्तु का वाचन हो रहा है। अलग अलग बालक अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो वह समवेत वाचन नहीं होगा। समवेत वाचन का अर्थ है समान विषय वस्तु का एक साथ वाचन करना। तो ये इसके दो प्रारूप हैं। अब कक्षा शिक्षण जब है, व्यक्तिगत और सामूहिक वाचन जो ये कक्षा शिक्षण से अतिरिक्त भी हो सकता है, परंतु कक्षा शिक्षण के संदर्भ में विशेष दशा की बात करें तो वाचन प्रक्रिया के दो रूप हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन मूल रूप से शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, और अनुकरण वाचन मूल रूप से विद्यार्थियों की प्रक्रिया है। तो देखिए, जब वाचन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रूप में अन्य व्यक्तियों के समक्ष किया जाए तो वह आदर्श वाचन कहलाता है। अब इस कथन में एक बात अत्यंत विशेष ध्यान रखें, है ना, क्योंकि परीक्षा में जो हमने बात की पहले भी, आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं कथन आधारित आ रहे हैं, 4-5 कथन दिए होंगे और उनमें से सही और गलत कथन को छांटना होगा। तो ऐसी दशा में जब हम सस्वर वाचन की बात करते हैं तो यहां व्यक्ति द्वारा वाचन जो किया जा रहा है कैसे होना चाहिए, प्रस्तुत रूप में होना चाहिए। प्रस्तुत रूप का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति वाचन कर रहा है वह व्यक्ति अपने श्रोताओं को दिखाई देना चाहिए, उनके सामने खड़ा होना चाहिए, श्रोताओं के समक्ष होना चाहिए। प्रस्तुत होने का अर्थ है कि जो वाचक है, वाचन करने वाला, श्रोताओं के प्रत्यक्ष हो। अब यह प्रत्यक्ष होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्वर वाचन जो होगा वहां भाव प्रस्तुतिकरण, अंग संचालन, ये सभी प्रक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो यदि
आदर्श वाचन करने वाला व्यक्ति, विशेषकर कक्षा में जब बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष नहीं है, तो विद्यार्थी वाचन की उस शैली से कभी परिचित नहीं हो सकते। किस प्रकार अंग संचालन करना है, किस प्रकार भाव प्रस्तुतिकरण करना है, बालक इन प्रक्रियाओं से कभी परिचित नहीं हो पाएगा। और यदि बालक इन प्रक्रियाओं में दक्ष नहीं हुआ तो ऐसी दशा में उसका वाचन प्रवाहपूर्ण और प्रभावपूर्ण कभी नहीं हो पाएगा। साथ ही बालक के वाचन में अशुद्धियां भी अधिक रहेंगी। तो सस्वर वाचन में विशेष ध्यान रखें। जब आदर्श वाचन जो किया जा रहा है, जिस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, शिक्षक द्वारा जब किया जा रहा है, तो उस वाचक का अपने श्रोताओं, शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष होना, उनको सामने दिखाई दिया जाना अनिवार्य है। तो प्रस्तुत रूप में होना चाहिए। और कक्षा शिक्षण में कौन कर रहा है? प्रायः शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा। और यह कैसा होना चाहिए? शुद्ध और कैसा? लयबद्ध होना चाहिए, अर्थात स्पष्ट हो, उचित लय, गति, अनुतान, बलाघात, संगम आदि सभी दशाओं को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस रूप में, जिस शैली में, जिस शुद्धता के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा, ठीक उसी शैली और शुद्धता के साथ अनुकरण वाचन होगा। यह अनुकरण वाचन कौन करेगा? विद्यार्थी करेंगे। तो जैसा उच्चारण शिक्षक का है, जैसी शैली शिक्षक की है, जैसा हाव भावों का प्रस्तुतिकरण, जैसा अंग संचालन शिक्षक का है, बालक भी ठीक वैसा ही करेंगे। तो यदि बालकों को वाचन में दक्ष बनाना है तो शिक्षक को इन सभी गतिविधियों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। तो दूसरा देखिए, अनुकरण वाचन। इसमें क्या है कि वक्ता के आदर्श वाचन के अनुरूप ही वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता। तो यहां जो महत्वपूर्ण दशा क्या ध्यान रखनी है कि वक्ता के आदर्श वाचन के अनुरूप, जैसा वाचन वक्ता द्वारा किया गया है, जैसा वाचन शिक्षक द्वारा किया गया है, जिस ध्वनि प्रबलता, जिस लय, जिस गति यति, जिस हाव भाव, जिस अंग संचालन के साथ शिक्षक ने वाचन किया है, ठीक वैसा ही वाचन करना क्या कहलाएगा? अनुकरण वाचन कहलाएगा। कक्षा में यह प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा की जाती है। अब इस आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन की प्रक्रिया के साथ एक प्रक्रिया और चलती है जिसे कहा जाता है संशोधन। यद्यपि यह इस वाचन प्रक्रिया का ही एक अंश है, सस्वर वाचन का स्वतंत्र भेद नहीं है। संशोधन सस्वर वाचन का स्वतंत्र भेद नहीं है, भेद दो ही, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक ने जो अभ्यास करवाया है, सभी विद्यार्थी उसका हूबहू अभ्यास कर लें, यह प्रायः संभव नहीं होता। तो ऐसी दशा में आदर्श वाचन के साथ जो अनुकरण वाचन हुआ है, उस अनुकरण वाचन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा जो अशुद्धियां की गई है, उसमें जो कमियां रही है, उन कमियों, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए पुनः जो अभ्यास करवाया जाएगा, उस अभ्यास को संशोधन कहा जाता है। तो देखिए, सस्वर वाचन के समय होने वाली अशुद्धियों को ध्यान में रखकर उचित विधि से संशोधन करना चाहिए। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संशोधन कहलाती। ध्यान रहे, यह आदर्श और अनुकरण वाचन से स्वतंत्र प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में जुड़ी हुई किससे है? सस्वर वाचन से ही जुड़ी हुई है। ठीक, यहां तक स्पष्ट है दशा? ठीक, अब हम समझते हैं कि सस्वर वाचन पर जो इतना हम बल दे रहे हैं, यह इतना आवश्यक है क्यों? इस सस्वर वाचन का महत्व क्या है? और फिर बात करेंगे यह इसका अभ्यास कैसे करवाया जाए। तो सबसे पहले देखिए सस्वर वाचन का महत्व। तो जो हमने पहले भी बात की, यह प्रक्रिया बालक के उच्चारण को प्रभावित करती है। तो बालक का जो उच्चारण अभ्यास पूर्व में है, जो उच्चारण शुद्धता पूर्व में है, यदि सस्वर वाचन का भली भांति अभ्यास करवाया जाए तो बालक उच्चारण कौशल में
और अधिक दक्ष हो जाएगा, बालक की उच्चारण दक्षता और अधिक विकसित होगी। दूसरा, बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि। बालक जो जब नन्हे बालकों को आप देखिए, जो बालक कुछ शब्द पढ़ना सीख जाता है, जो कुछ पंक्तियां पढ़ना सीख जाता है, जो कुछ वाक्य पढ़ना सीख जाता है, वह बालक आत्मविश्वास से भरा होगा। उसे लगेगा कि संसार की सारी पुस्तकें मैं पढ़ सकता हूं। अब जब वाचन, हम सस्वर वाचन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और उसकी सस्वर वाचन में जब बात करें, अभिव्यक्ति अद्भुत है, तो उसे श्रोता मिलना अत्यंत सरल होगा। लोग उसकी बात को बहुत गंभीरता से सुनेंगे। तो जब किसी व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुना जाए, तो वह व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से पूर्ण होता है। साथ ही वह जो बात कहेगा, वह अत्यंत गंभीरता से कहेगा, उसी उचित गति, यति और शैली के साथ कहेगा, जिससे उसका बोलना, उसका उच्चारण, उसका वाचन, वे सभी बिल्कुल सटीक और प्रभावी होंगे। और ऐसी दशा में व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है। फिर गति, यति के साथ प्रवाहपूर्ण पठन की योग्यता का विकास। ये बात हम कर चुके हैं कि बालक, जो हमने आरंभ में उदाहरण दिया था कथावाचक का, तो कथावाचक की जो दक्षता है वह क्या है? उचित गति, यति के साथ प्रवाहपूर्ण पठन की, प्रवाहपूर्ण वाचन की दक्षता उनमें विकसित है, और इसलिए लोग उनसे कथाएं सुनने को आतुर रहते हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं, परिवेश में देखते हैं, विशेषकर जब हम उच्चारण के संदर्भ में बात करते हैं या वाचन के संदर्भ में बात करें, तो अपने परिवेश में हम देखते हैं जो विशेषकर धार्मिक क्रियाकलाप जो होते हैं, जहां महिलाओं को व्रत आदि के समय कथाएं जब सुननी होती है, तो हम देखते हैं हमारे गांव में, मोहल्ले में कुछ एक दो विशेष महिलाएं ही है जिनसे कथा सुनने के लिए महिलाएं एकत्र होती। कथा उस फला स्त्री से ही सुनी जाएगी। कथा पढ़ तो कोई भी सकता है, कथा सुना कोई भी सकता है, लेकिन उस महिला के पास, उस स्त्री के पास जो विशेष शैली है, वह बाकियों के पास नहीं है, और इसलिए बाकी सब कथा सुनने उसी के पास जाते हैं। तो यह जो प्रवाहपूर्ण पठन की या उच्चारण की जो दक्षता है, यह बालक के अभिव्यक्ति की जो दक्षता है उसे विकसित करती है। इसके अलावा बालक के शब्द भंडार में वृद्धि, क्योंकि बालक मौखिक भाषा में जितना सीखता है, उसकी तुलना में अधिक शब्द वह लिखित भाषा से सीखता है। तो जैसे जैसे उसका वाचन का अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे नए नए शब्दों की जानकारी होगी, नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, तो बालक का शब्द भंडार स्वतः विकसित हो जाएगा। वर्णों और शब्दों को पहचानने के कौशल का विकास, तो वाचन प्रक्रिया में मूल प्रक्रिया यही है कि बालक शब्दों को पहचाने, वर्णों को पहचाने, वाक्यों को पढ़ने में सक्षम हो सके। तो जब वाचन दक्षता विकसित हो रही है, तो ये सारी विशेषताएं भी उसमें स्वतः विकसित हो जाएगी। यहाँ एक बात विशेष जो मैं दोहराना चाहूंगा कि बालक में हम जिस कौशल का विकास करना चाहते हैं, चाहे श्रवण कौशल हो, उच्चारण कौशल हो, वाचन कौशल हो या लेखन कौशल हो, कौशल का आरंभ हमेशा वाक्य शिक्षण से किया जाना चाहिए, पूर्ण इकाई से किया जाना चाहिए। बालक को सबसे पहले वाक्य सिखाइए, शब्द वर्ण विश्लेषण बाद में करना है, सबसे पहले वाक्य सिखाने। चारों ही कौशलों में ध्यान रखें, जो कौशल बालक में विकसित करना है वह कौशल वाक्य के माध्यम से विकसित करना है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है, और भाषा मनोविज्ञान भी यही मानता है कि बालक को भाषा सिखाने के लिए वाक्य का प्रयोग करना है, वर्णों और शब्दों का नहीं। जैसे इसे एक सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, तो हम उसमें वर्ण विश्लेषण नहीं सीखते, उसमें शब्द नहीं सीखते। मातृभाषा हमने कैसे सीखी? पूर्ण वाक्य के माध्यम से सीखी, और पूर्ण वाक्य के माध्यम से बालक के लिए भाषा सीखना अत्यंत सरल हो गया। बालक अपनी मातृभाषा में निपुण है। एक 5 वर्ष का, 6 वर्ष का बालक जो विद्यालय में आ रहा है, वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में दक्ष है, वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में कुशल है। क्यों? क्योंकि उसने उस भाषा को वाक्यों के माध्यम से सीखा है। इसी प्रकार जब हम बालक को द्वितीय भाषा सिखा रहे हैं या दूसरी कोई भाषा जब विद्यालय में सिखा रहे हैं, तो उस भाषा सीखने का आरंभ वाक्य से करना है हमें, शब्दों और वर्णों से नहीं। ये सर्वोत्तम विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है। तो अब देखिए, बालक में ये सस्वर वाचन जो विकसित करना है,
उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी परंपरागत विधि है, देखो और कहो विधि। तो देखो और कहो विधि में क्या है, बालक को जो शब्द सिखाने हैं, जो प्रक्रियाएं सिखानी है, उनसे संबंधित शब्द दिखाए, चित्र दिखाए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रतिरूप दिखाए जाते हैं, उससे संबंधित वास्तविक वस्तु दिखाई जा सकती है, और उसके साथ साथ उस वस्तु के नाम का वाचन करवाया जाता है। तो देखिए, इस विधि में वस्तु का चित्र दिखाकर उसके नाम का उच्चारण करवाया जाता है। तो यहां ध्यान रखें, वस्तु का चित्र और उसका नाम, ये दोनों बालक को एक साथ दिखाए जाते हैं। वह बोर्ड पर हो सकते हैं, श्यामपट्ट पर हो सकते हैं, पुस्तक में हो सकते हैं, कार्ड के माध्यम से हो सकते हैं, चित्रों के माध्यम से हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने बालक के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत किया, और उस चित्र के साथ इसका नाम लिखा जाएगा, वृक्ष। तो बालक को पेड़ दिखाओ, उसका चित्र दिखाओ, और फिर साथ साथ उसके नाम का उससे वाचन करवाओ। ध्यान रहे, केवल उच्चारण नहीं, क्या करवाना है, उसका वाचन करवाना, उसके नाम का उच्चारण करवाना है, उसका नाम उसे दिखाना है, और नाम का, और सरल शब्दों में कहें, विशेष शब्दों में कहें तो नाम का वाचन करवाना है। अब यह दशा कहां उपयोगी, क्योंकि सीमित शब्दावली है, तो यह प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर ही उपयोगी है। ठीक, इस विधि में बालक को पहले शब्द का परिचय करवाया जाता है और बाद में वर्ण विश्लेषण करवाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बालक को सिखा रहे हैं शब्द, और उसके बाद बालक को सिखाएंगे हम वर्ण विश्लेषण। तो वर्णों से मिलकर इकाई बनती है शब्द, मतलब वर्णों की तुलना में शब्द क्या है, पूर्ण इकाई है, और वर्ण उस शब्द का एक भाग, एक अंश है। मतलब यह विधि, शब्द जो पूर्ण इकाई है, इससे इसके अंश अर्थात वर्ण की ओर जा रही, मतलब यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो देखिए, इस विधि में विद्यार्थी का शब्द ज्ञान सीमित रहता है ना, क्योंकि सभी वस्तुओं के चित्र दिखाना या सभी वस्तुओं को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। और विशेष रूप से जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, शब्द ज्ञान सीमित क्यों है, कुछ शब्द, सभी शब्दों का यहां पर प्रदर्शन करना संभव नहीं है, सभी शब्दों को चित्र के माध्यम से सिखाना संभव नहीं है। इसे नए पृष्ठ पर ले लेते हैं हम। इस विधि से शब्द ज्ञान सीमित क्यों रहेगा, एक तो सभी शब्दों का ज्ञान चित्रों के माध्यम से करवाना संभव नहीं। और इसमें भी विशेष रूप से बात करें तो जो हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द है, उनका ज्ञान करवाना तो बिल्कुल संभव नहीं है। विशेष रूप से बात करें, प्रश्न किया जा सकता है, विशेष रूप से भाववाचक संज्ञाएं जो है, भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान इस विधि से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं जो है, ये क्या है,
अनुभूत करने की वस्तुएं हैं। इन तत्वों को केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें चित्रों के माध्यम से दर्शाना संभव ही नहीं है। तो ये दो दशाएं विशेष ध्यान रखें। इसमें सीमित शब्द भंडार है। सीमित शब्द भंडार क्यों है? क्योंकि सभी वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से, प्रतिरूप के माध्यम से मूर्त रूप में कक्षा में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। उसमें भी विशेष रूप से भाववाचक संज्ञाएं जो है उनका प्रदर्शन तो कक्षा में किसी दशा में करना संभव नहीं है। यह विधि पूर्ण से अंश पर आधारित है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे केवल सीमित शब्दावली का ज्ञान होगा। मनोवैज्ञानिक है, लेकिन भाषा मनोविज्ञान के हिसाब से ये पूर्ण विधि नहीं है। अब इसमें दूसरी विधि की बात करते हैं, अनुकरण विधि। यह विधि भी अब अत्यंत सीमित प्रचलित है, जहां बालक शिक्षक का अनुकरण करके उच्चारण करते हैं। यह वास्तव में अनुकरण वाचन की ही प्रक्रिया है ना। यदि शिक्षक वाक्य का करवा रहा है, शब्द का करवा रहा है, वर्ण का करवा रहा है, शिक्षक के वाचन का अनुकरण करना। अनुकरण विधि में क्या होगा? शिक्षक के वाचन का अनुकरण कर विद्यार्थी वाचन करते हैं। ये अनुकरण वाचन की ही प्रक्रिया है, सर्वाधिक प्रचलित विधियों में से एक है। फिर आती है अक्षर बोध विधि या वर्ण बोध विधि। यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इस विधि में बालक को पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाएगा, स्वर और व्यंजन का, उसके बाद शब्द का, और अंत में वाक्य का। तो अर्थात यह विधि कैसे काम करे? सबसे पहले स्वर सीखा, व्यंजन सीखा, मतलब वर्ण सीखे। वर्ण से वो सीखेगा शब्द, और शब्द से सीखेगा वह वाक्य। अर्थात सबसे पहले इस प्रक्रिया का अंश सीख रहा है और बाद में इस प्रक्रिया का पूर्ण सीख रहा है, भाषा की प्रक्रिया का। तो अंश से पूर्ण की ओर चलेगी वह विधि भाषा मनोविज्ञान की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होगी। फिर आती है ध्वनि साम्य विधि। इसके प्रवर्तक हैं माइकल सोमर। यद्यपि इस विधि पर हम और विस्तार से बात करेंगे जब शिक्षण विधियों की बात करेंगे, पर संक्षेप में इस विधि को हम यही समझ लेते हैं। तो ध्वनि साम्य विधि, इस विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण का अभ्यास एक साथ करवाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि, जिसे ध्वन्यात्मक विधि या फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। ठीक, इस विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्दों का उच्चारण एक साथ करवाया जाता है। इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण का अभ्यास एक साथ करवाया जाता है। जैसे शब्द है हमारे छल,
बल, दल, कल, हल, इसी प्रकार ताला, बाला, काला, नाला या शर्म, कर्म, धर्म। इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में क्या हो, समानता हो, जिनमें ध्वनियों की समानता हो, उन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास एक साथ करवाया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है ध्वनि साम्य विधि, जिस विधि में समान ध्वनि का अभ्यास करवाया जाए। अब देखिए, यह जो विधि है इसका प्रश्न परीक्षा में पहले भी कई बार किया जा चुका है। यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। यह विधि संश्लेषणात्मक विधि है। यह इसका प्रश्न परीक्षा में 2-3 बार किया गया है। एक बार तो प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी एक विधि संश्लेषणात्मक विधि है, और एक बार आया था निम्न में से कौन सी विधि संश्लेषणात्मक विधि नहीं है। अब माफ कीजिए, कौन सी एक विधि विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो उन दोनों में इसका उत्तर था ध्वनि साम्य विधि। अभी संश्लेषणात्मक कैसे है, क्योंकि इस विधि में एक समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो ऐसी दशा में जो एक सम ध्वनि है वह बालक को एक संश्लिष्ट रूप में एक साथ एकत्र व्यवस्थित रूप में एक साथ सारे शब्द मिल जाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है विधि कैसी है, संश्लेषणात्मक विधि है। अब इस विधि से लाभ क्या है, उपयोगी क्यों है ये। सबसे पहला तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक साथ करना, छल, बल, दल, कल, पल, हल, बड़ा रुचिकर होता है। तो एक तो बालकों के लिए कैसी विधि है, रुचिकर विधि है। और जब एक समान ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास एक साथ करवाया जाए तो बालक उन शब्दों को सरलता से सीख जाता है। तो बालक शब्दों को सरलता से सीखता है। ठीक, लेकिन इस विधि में एक बड़ी समस्या रहती है। क्या है कि हम जानते हैं कि ऐसे शब्द अत्यंत सीमित है जिनकी ध्वनियां इस प्रकार से समान हो। तो केवल उन्हीं शब्दों का अभ्यास इस विधि में करवाया जा सकता है जिनमें यह ध्वनिगत समानता हो। अर्थात इस विधि से सीमित शब्दों का ज्ञान करवाना ही संभव है। इस विधि से सीमित शब्दों का ज्ञान करवाना संभव है। इस विधि की बड़ी सीमा है। ठीक, तो ध्वनि साम्य विधि माइकल सोमर ने दी। इसमें एक समान ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण का, शब्दों के वाचन का अभ्यास एक साथ करवाया जाता है। ठीक है, विधि कैसी है, संश्लेषणात्मक विधि है, बालकों के लिए रुचिकर विधि है, और इस प्रक्रिया में बालक शब्द सरलता से सीख जाता है। लेकिन केवल उन्हीं शब्दों को सीख सकता है जिनमें ये ध्वनि साम्यता का गुण हो, परंतु ऐसे शब्द अत्यंत सीमित है। तो बालक शब्द तो सीखेगा लेकिन सीमित शब्द सीख पाता है। यह थी हमारी ध्वनि साम्य विधि। फिर है भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। यह विधि मूल रूप में, जैसे हमने बात की थी, उच्चारण में बात की थी, इसका प्रयोग विशेष रूप से उच्चारण सुधारने में किया जाता है। लेकिन इसी विधि का प्रयोग बालक की वाचन दक्षता में विभिन्न शैलियों का प्रयोग करने के लिए, बालक को विभिन्न शैलियों से परिचित करवाने में यह विधि प्रभावी है। कैसे होगी, इस विधि में
ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि में रिकॉर्ड ध्वनियां बालकों को सुनाई जाती है और वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। लेकिन इसमें विशेषता क्या है कि यह शैली का परिचय करवाने में सर्वाधिक उपयोगी है। और उसमें विशेषकर शैली का प्रयोग करवाने में जो दूरदर्शन है ना, उस दूरदर्शन पर भाषण या कोई ऐसी विषय वस्तु जो बालकों के पास लिखित में उपलब्ध हो, उस भाषण में ध्यान रखें विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, लिखित विषय वस्तु, तभी बालक वाचन कर पाएगा साथ साथ। और ऐसी दशा में बालक उन विभिन्न शैलियों से परिचित होता है कि किस प्रकार के भाषण में, समाचार में, साक्षात्कार में, इन सभी में किस प्रकार से उच्चारण किया जाना चाहिए, किस प्रकार से वाचन किया जाना चाहिए, वहां अपनी भाव भंगिमा, अंग संचालन आदि शैलियों का ज्ञान प्राप्त करवाने में यह विधि सहायक है। फिर वाक्य शिक्षण विधि, यह हमने पहले बात की। शब्द शिक्षण विधि का यह विस्तृत रूप है और सबसे अच्छी विधि है। तो इस विधि में बालक को पहले वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। सबसे पहले वाक्य का वाचन करवाया जाएगा, उसके बाद हम शब्द की बात करेंगे, अंत में वर्ण की। मतलब सबसे पहले वाक्य, इसका मतलब पूर्ण इकाई की बात करेंगे, अंत में वर्ण मतलब अंश की बात करेंगे। अर्थात यह विधि पूर्ण से अंश की ओर चलती है। तो शिक्षा मनोविज्ञानी जो है वे भी इस वाचन प्रक्रिया को वाक्य से ही आरंभ करने पर बल देते हैं। पूर्ण इकाई से बालक को वाचन का अभ्यास करवाया जाए तो बालक वाचन अधिक शुद्धता से सीखता है, क्योंकि उच्चारण में हम चाहते हैं कि बालक शैली साथ में सीखे। तो केवल एक शब्द का यदि उच्चारण करना हो तो उसमें बालक के लिए शैली सीखना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि एक ही शब्द अलग अलग दशाओं में, अलग अलग भावों के साथ, अलग अलग शैली से बोला जाता है। तो अगर उस शब्द का प्रयोग वाक्य के साथ हो तो बालक के लिए उस शैली को पहचानना, शैली का अनुकरण करना सरल हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक एक शब्द सिखा रहे हैं तो बालक वाचन संभवतः सीख जाएगा, लेकिन जो लय, गति, प्रवाह, प्रभाव, शैली, इन सब का अभ्यास बालक को नहीं हो पाता। इसलिए यह वाक्य शिक्षण विधि जो है सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। फिर है हमारे कहानी विधि। पहले इसकी बात कर लेते हैं। कहानी विधि इस वाक्य शिक्षण विधि का ही विस्तृत रूप है। इस विधि में हमें क्या करना है, बालक को चित्र दिखाकर कहानी सुनानी है। कहानी के विभिन्न पात्र, विभिन्न घटनाओं से संबंधित चित्र दिखाते हुए कहानी का वाचन करवाया जाएगा। अर्थात जो पाठ्य पुस्तक या जिन दृश्यों की सहायता से श्याम पट पर दृश्य दिखाकर बालक को कहानी का वाचन करवाया जाएगा, तो वहां साथ साथ दृश्य चलेंगे, चित्र बने होंगे, जिन्हें देखकर बालक उस वाचन में छपे, वाचन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन शब्दों और वास्तविक प्रक्रिया को आपस में जोड़कर वाचन करेगा। और ऐसी दशा में जो भावों की अभिव्यक्ति है, भाव अभिव्यक्ति के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी रहती है। तो देखिए, यह विधि वाक्य शिक्षण विधि का विस्तृत रूप है। छोटे कक्षाओं में चित्रात्मक कहानी और बड़ी कक्षाओं में अचित्रात्मक कहानी सुनाई जाती। ध्यान रखें, कहानी क्या है, विशेष रूप से अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। शैली की दृष्टि से, विभिन्न भावों को समझने की दृष्टि से, विभिन्न मनोदशाओं को समझने की दृष्टि से एक कहानी का प्रयोग करना अत्यंत प्रभावी रहता है। और एक और विधि है हमारी साहचर्य विधि, मारियो मोंटेसरी। इस विधि पर भी हम शिक्षण विधियों में और विस्तार से बात करेंगे। इस विधि में किसी वस्तु का चित्र दिखाया जाता है और एक दूसरे कार्ड पर उस वस्तु का नाम लिखा रहता है। तो चित्र दिखाकर नाम का वाचन करवाया जाता है। ये एक सीमा तक देखो और कहो विधि का ही रूप है। इसमें यह प्रक्रिया थोड़ी व्यवस्थित कर दी गई है। 2 कार्ड होंगे समान रंग के,
और इनमें से एक कार्ड पर जिस प्रक्रिया को सिखाना है, जो वस्तु हम बता रहे हैं जिसका वाचन करवाना है, उसका चित्र होगा और दूसरे पर उसका नाम लिखा होगा। तो यह कार्ड दिखाकर, चित्रयुक्त कार्ड दिखाकर उसके नाम का वाचन करवाया जाता है। तो यहां भी दशा वही है जो देखो और कहो विधि की थी। इसमें भी बालक शब्द सीखेगा, लेकिन शब्द ज्ञान इसमें भी क्या रहेगा? सीमित रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी वस्तुओं को, सभी तत्वों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना संभव नहीं है। विशेषकर भाववाचक संज्ञाओं का प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से करना संभव ही नहीं है। तो इस विधि में भी, साहचर्य विधि जो मारियो मोंटेसरी की मूल प्रक्रिया लगभग वही है जो देखो और कहो विधि की है। गुण भी लगभग समान है, दोष भी लगभग समान है। ठीक है, तो ये हमारे सस्वर वाचन की बातें पूरी। कल की कक्षा में हम बात करेंगे मौन वाचन के विषय में। मौन वाचन क्या है, इसके कितने प्रारूप है, किस प्रकार से करवाया जाना चाहिए, क्यों करवाया जाना चाहिए, और साथ ही सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर क्या है, दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सी प्रक्रिया किस स्तर पर महत्वपूर्ण है, किस प्रक्रिया मौन वाचन सस्वर वाचन के बाद कब आरंभ करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, इन सभी प्रक्रियाओं पर संक्षेप में कहें तो संपूर्ण मौन वाचन की दशा पर हम अपनी कल की कक्षा में बात करेंगे। तब तक इसका दोहरान करें, विषय को समझने का प्रयास करें, जो नोट्स है आपके साथ साथ बनाते रहें ना। लिखित विषय वस्तु को, जो पीपीटी जो आपको मिल रही है, इसके साथ साथ विषय वस्तु को पहले समझें, उसके बाद लिखें। ध्यान दें, कक्षा चलती के साथ साथ लिखना कोई आवश्यक नहीं है। जब तक विषय वस्तु ठीक तरह से समझ नहीं आई है, तब तक उसे लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहले इस विषय वस्तु को गंभीरता से समझें और उसके बाद उसे लिखें। ठीक है, क्योंकि ये सारी विषय वस्तु आपको पुस्तकों में थोड़ा प्रयास करेंगे, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। यद्यपि यह जो संपूर्ण विषय वस्तु है, उन्हें बहुत सारी पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों की, विभिन्न कोर्सेज में जो पाठ्यक्रमों में जो विषय वस्तु चल रही है, वहां से हमने इसका संकलन किया है। अलग अलग लेखकों की पुस्तकों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों की पुस्तकों से इसका संकलन किया है। तो इतनी सारी पुस्तकें आपके लिए सहेजना थोड़ा दुष्कर होगा। तो विषय वस्तु यह पर्याप्त है, लेकिन पहले इसे गंभीरता से समझें, और जब यह विषय वस्तु पूरी तरह से समझ में आ जाए, उसके बाद ही इसे लिखें। क्योंकि केवल लिखना पर्याप्त नहीं है, समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अवबोध की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसे गंभीरता से पढ़ें, समझें, और शेष चर्चा के लिए हम कल मिलते हैं।